हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सिंपल सेशन में हम एनडीए में आने वाले कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स को जानेंगे और उनके कंसेप्ट्स को सीखेंगे जिससे कि हम अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस एंड अचीवमेंट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमें एस या ईएस का यूज़ करना है, और अगर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, उसमें एस या ईएस का यूज़ नहीं करना। चलिए अपने सेंटेंस में देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है द ओलंपिक गेम्स। अब ये जो गेम्स लिखा हुआ है ये गेम्स तो हो गया प्लूरल, यानी कि ये जो सब्जेक्ट दे रखा है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब क्या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो रिफ्लेक्ट्स लिखा हुआ है ये गलत है, इसकी जगह पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अगर यहीं पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो फिर हम वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगाते हैं, और ये जो वर्ब फर्स्ट एस या ईएस होती है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है और इसको सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। और जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है प्लूरल फॉर्म। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म आएगी, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसीलिए हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे, और प्लूरल फॉर्म में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया जाता। कितना सिंपल सा एरर था, कितना सिंपल सा कंसेप्ट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। ओके, अब आप इसका कंसेप्ट जानो कि जब भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो हो जाए एवरी या फिर हो जाए ईच, यानी कि ये ईच और एवरी कभी भी सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। और इनके साथ अगर कभी भी पजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़े या फिर कोई भी पजेसिव केस लगाना पड़े तो वो पजेसिव केस भी हमेशा सिंगुलर होगा। यानी कि इनके साथ ईच या एवरी के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगानी हो तो वो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और इनके साथ जो भी पजेसिव केस लगाना हो जैसे कि माई है, अवर है, देयर है, तो इनमें से जो भी पजेसिव केस सिंगुलर होगा सिर्फ वही आ सकता है, और इनके साथ कभी भी प्लूरल पजेसिव केस का यूज़ नहीं किया जाता। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर। अब ये जो देयर लिखा हुआ है ये देयर क्या है? देयर एक पजेसिव केस है, लेकिन ये जो देयर है ये देयर तो प्लूरल होता है, और जबकि रूल क्या है कि ईच और एवरी के साथ में पजेसिव केस भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन ये देयर तो प्लूरल है, तो यही एरर है इस सेंटेंस में। अब यहाँ पर ईच और एवरी के साथ में अगर मैस्कुलिन मानकर चलेंगे तो हिज लगाएंगे, और फेमिनिन मानकर चलेंगे तो हर लगाएंगे, और जहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं होता वहाँ पे हमेशा हिज को ही प्रायोरिटी दी जाती है। अगर पर्सन की बात की जा रही है तो, अगर थिंग्स की बात है तो वो नॉन लिविंग होता है, और नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ करते हैं इट्स का। तो यहाँ पे है एवरी पर्सन तो लिविंग है। अब ये तो पता नहीं कि लड़का या लड़की किसकी बात की जा रही है, तो वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा हिज को, तो इसीलिए यहाँ पर देयर की जगह पे हम यूज़ कर देंगे हिज का। ये भी कितना सिंपल सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। ये आपने स्टेशंस पर देखा होगा, मथुरा कैंट, आगरा कैंट, तो उस कैंट की फुल फॉर्म होती है कैंटोनमेंट। अब देखते हैं अपने सेंटेंस में कि एरर क्या है। कई बार हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट होगा और उस सब्जेक्ट के बाद होगा ऑफ। अब इस ऑफ के बाद में होगा सब्जेक्ट सेकंड, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो ऑफ है ये होता है एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में जो भी सब्जेक्ट है यानी कि जो भी नाउन है या फिर जो भी प्रोनाउन है उनके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस,
और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ पर ये मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। और यहाँ इस सेंटेंस में ये जो मेन सब्जेक्ट है वो है अ कंपनी। अब ये जो सब्जेक्ट है अ कंपनी, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ए या फिर एन से कोई भी नाउन शुरू हो रहा है या फिर नाउन से पहले लिखे हुए हैं तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। तो यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी सिंगुलर आनी चाहिए। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देखें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी हुई है हैव, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मेन सब्जेक्ट है इसका अ कंपनी। कंफ्यूज करने के लिए बीच में बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, तो उसको लगे 5 डेज और 5 डेज के अकॉर्डिंग वो लगा दे हैव, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन सब्जेक्ट है वो कंपनी है और कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है हैज़। चलिए इसका दूसरा कंसेप्ट जानते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये जो लिखा हुआ है अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, ये है एक कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम करते हैं, एक होते हैं यूनाइटेड सेंस और दूसरा सेंस होता है डिवाइडेड सेंस। तो अगर यूनाइटेड सेंस है तो इसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी और जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेकिन अगर ये डिवाइडेड सेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी और जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है 5000 सोल्जर्स की, ये सब चल कर गए हैं, एक साथ इन्होंने काम किया है और ये जहाँ जाना था इन्हें ये वहाँ पहुँचे हैं। तो यानी कि इन्होंने जो काम किया है वो यूनाइटेड सेंस में किया है। अब यूनाइटेड सेंस में काम किया है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने सिंगुलर कर दी, लेकिन क्या हमने जो प्रोनाउन दे रखा है उसको सिंगुलर किया है? ना जी ना, उसको तो हमने सिंगुलर किया ही नहीं है। अभी पिछले कंसेप्ट में ही हमने जाना था कि ये जो देयर होता है ये तो प्लूरल होता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सेम जो पिछले कंसेप्ट में किया था वही यहाँ करेंगे कि यहाँ पे देयर को हटाकर उसकी जगह क्या लिख देंगे, हिज। सिंपल सा। तो कितनी आसानी से ये सेंटेंस, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्ली cities rely on food and water from the surrounding countryside, but today cities often depend on distant sources. अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है अर्ली सिटी रिलाय, अब यहाँ पर अर्ली यानी कि पहले के ज़माने के जो सिटीज़ थे वो निर्भर करते थे, डिपेंड करते थे खाने के लिए आसपास के जो गांव थे। तो यहाँ पर इस वाले वाक्य में, इस वाले सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो रिलेटेड है किससे, वो रिलेटेड है पास्ट से। और पास्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, लेकिन ये जो रिलाय है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म अगर हम सेंटेंस में लगाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टेंस को, यानी कि ये बात तो प्रेजेंट में कही जा रही है, लेकिन कहना इसको चाहिए किसमें, पास्ट में, क्योंकि बात हो रही है गुजरे जमाने की। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस रिलाई की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। रिलाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिलाइड। तो इस रिलाई की जगह पे हम रिलाइड का यूज कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। सो सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मेनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेज आर ट्राइंग टू कीप द पीस। ओके, अब यहाँ पर ये समझिए कि इन मेनी कंट्रीज यानी कि बहुत सारे देशों में जो यूनाइटेड नेशंस हैं और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करने की, पीस कीपिंग यानी कि शांति को बनाए रखने वाली जो फोर्स हैं वो कोशिश कर रही हैं बनाए रखने की शांति। चलिए इसको समझिए आप। ये जो और होता है, इस और की हिंदी होती है या, यानी कि या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो इंग्लिश में हम और का यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों ही मिलकर कोई काम कर रहे हैं, दोनों हैं, तो हम यूज़ करते हैं एंड का। समझिए आप कि इन दोनों में से कोई एक है तो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे और। जैसे कि रमन और अमन, तो या तो अमन है या वो रमन है, इन दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर दोनों हैं, जैसे कि मोहित और सोहित, तो ये दोनों हैं। अगर हमने ऐसे बोल दिया मोहित और सोहित, तो इसका मतलब हो गया या तो मोहित या फिर सोहित, दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पर ये है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं और ये अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दोनों मिलकर
क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं शांति को बनाए रखने की। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक काम नहीं कर रहा, ये दोनों ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर और हटाएंगे और इस और की जगह पे हम यूज करेंगे एंड का, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनाइटेड नेशंस है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं शांति को बनाए रखने के लिए। इन दोनों में से कोई एक नहीं है, अगर एक होता तो और ठीक था। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स एंड पोर देम डाउन अ ड्रेन। चलिए, इसके कंसेप्ट को जानते हैं कि कभी भी अगर हमारे सेंटेंस में यूज हो जाए सम का, तो सम के बाद में या तो आएगा काउंटेबल नाउन या फिर आएगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर सम के बाद में काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। सम के बाद में अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा। और अनकाउंटेबल नाउन, अब आप इतना तो जानते होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। तो सम के बाद में अगर काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, और सम के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर ही होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा जाए सम और उसके बाद लिख दिया जाए बॉय, अब ये बॉय तो ये एक काउंटेबल नाउन है, और अगर ये सम के बाद आ रहा है तो इसको प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सम बॉयज। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हो सम वाटर, तो ये जो वाटर है ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये ठीक है। तो सम के बाद में प्लूरल भी आ सकता है और सिंगुलर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि वो काउंटेबल है या फिर वो अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मफुल, तो ये आर्मफुल ये तो काउंटेबल है, तो अगर सम के बाद में काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आर्मफुल्स। सिंपल सी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। ओके, कौन सा पार्ट इसमें गलत है? चलिए इसको जान लेते हैं कि जब भी, वैसे हमने अभी ये समझा था कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट हो और उसके बाद में ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद में सब्जेक्ट सेकंड हो, तो उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? अगर ये ऑफ है, ऑफ क्या होता है? ऑफ है एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में जो भी सब्जेक्ट है वो माना जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। ठीक है, तो फिर किसके अकॉर्डिंग आएगी? मेन सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है हैज, और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? द प्रैक्टिकल यूजेस, ये प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं आनी चाहिए? तो इसीलिए यहाँ पर इस हैज को हटाकर इसकी जगह पर हम लिख देंगे हैव, तो सेंटेंस हो जाएगा सही। सिंपल सी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why does the lapse rate affect the tendency of air to rise? चलिए इसको समझते हैं। ये जो सेंटेंस बना हुआ है, ये सेंटेंस बना हुआ है इंटरोगेटिव सेकंड पैटर्न पर। इंटरोगेटिव सेकंड कैसे होते हैं? उनकी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन वर्ड से, और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम अप्लाई करते हैं मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब जो भी हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले ये वाई है, वाई क्या है? क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद में ये डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में द लैप्स रेट, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अब इस सब्जेक्ट के बाद चाहिए हमें मेन वर्ब। अब यहीं पर ये गलती है कि ये जो इफेक्ट है ये वर्ब का काम नहीं करता। ये जो इफेक्ट है ये वर्ब का काम नहीं करता, ये करता है किसका काम? नाउन का काम करता है। और ये जगह है किसकी? मेन वर्ब, यानी कि यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, और यहाँ पर है कौन? यहाँ पर है ये नाउन। तो इस इफेक्ट को चेंज कर देंगे किसमें? वर्ब में। तो इस इफेक्ट का वर्ब फॉर्म क्या होता है? वो होता है अफेक्ट। ये जो अफेक्ट है ये वर्ब फॉर्म है, और ये जो इफेक्ट है ये नाउन फॉर्म है। अगर नाउन की जरूरत है तो इफेक्ट लिखो, और वर्ब की जरूरत है तो अफेक्ट लिखो। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये किसकी है? वर्ब की है, तो वर्ब की जगह पे इफेक्ट का यूज नहीं होगा, वर्ब की जगह पे तो हम यूज कर देंगे किसका? अफेक्ट का। हो गया सेंटेंस सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर जो सब्जेक्ट है अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसमें एस या ईएस का यूज़ नहीं होगा। और यहीं पर अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में आ जाए
तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाते हैं तो ये बन जाती है फिफ्थ फॉर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, और ये कहलाती है सिंगुलर फॉर्म। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो अब यहीं पर हमें चेक करना है कि ये जो लिखा हुआ है नर्सरी क्लासेस, तो ये प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने की कोई ज़रूरत है? ना जी ना, यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है? बिना एस या ईएस वाली फॉर्म ही प्लूरल फॉर्म होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इस स्टार्ट्स में से एस को हटा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल करेंगे, और वर्ब प्लूरल करने के लिए क्या करना है, उसमें से एस या ईएस को हटा देना है। एस या ईएस लगा के सिंगुलर फॉर्म बन जाती है और हटा के प्लूरल फॉर्म बन जाती है। ये भी कितना इजी क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड टेक ब्रेक्स। हाँ जी, आप तैरने गए और डूब गए, तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट ये है कि या तो व्हेन, जब आप व्हेन का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो व्हेन के बाद वाली जो क्लॉज होती है वो होती है इंडेफिनेट। हाँ जी, व्हेन के साथ जो आप क्लॉज बनाते हैं वो इंडेफिनेट होती है, लेकिन यहाँ पर है ये कौन सी फॉर्म, ये तो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये जो क्लॉज है इसमें जो सेंटेंस बना है, ये इस वाली क्लॉज में ये तो कॉन्टिन्यूअस है। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस क्लॉज के साथ में हम हमेशा यूज़ करते हैं किसका, वाइल का, कि वाइल हमेशा कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है और व्हेन हमेशा इंडेफिनेट एक्शन को बताएगा, इंडेफिनेट टेंस को बताएगा। तो यहाँ पे व्हेन और व्हेन के बाद में ये कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ व्हेन हटा के व्हेन की जगह पे हमें किसका यूज़ करना है, वाइल का यूज़ करना है। सिंपल हो गया, सेंटेंस क्लियर, कंसेप्ट भी क्लियर और एरर भी सॉल्व हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इन एरर्स को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन इंग्लिश सीखिए, हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।